हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो शुरुआत करते हैं पहली थ्योरी से, यानी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वर्नर थ्योरी इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन बेसिक पॉइंट्स। वो क्या क्या है मेन पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी मेटल एटम have two types of valencies। हर एक मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल वैलेंसी एंड आल्सो कॉल्ड एज अ आयोनाइजेबल वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकंड जो वैलेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वैलेंसी, जो नॉन आयोनाइजेबल टाइप की होती है। हर एक मेटल एटम को ये दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी is governed by the oxidation number of the metal ion, oxidation number of central metal ion। and जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी is governed by the coordination number of the central metal ion। यानी प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं सेंट्रल मेटल आयन के, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज गिवन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय anions while secondary by the ligands। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है that is satisfied by the ligands। अब ये जो ligands होते हैं satisfying the secondary valency are always directed towards the fixed position in space around the central metal ion। सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर इन लिगेंड्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, सो दैट द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, उनकी शेप फिक्स होती है, एक परमानेंट शेप होती है। दैट इज वाई, क्योंकि ये ज्योमेट्री फिक्स ज्योमेट्री को देता है लिगेंड्स, सो दैट जो लिगेंड्स होते हैं यानी जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। वो डायरेक्शनल नेचर की होती हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को हम बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप की लाइन से, वाइल जो प्राइमरी वैलेंसी है क्योंकि ये आयनाइजेबल होती है इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे बेसिक पॉइंट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर अब हम कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिवाइस करेंगे कि वो जो कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए अब देखते हैं कि वर्नर थ्योरी के बेस पर हम स्ट्रक्चर को, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं।
consider the example of formation of structure between the cobalt chloride and amine molecule. It is given that कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. एंड व्हेन द कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट केस इज व्हेन कंपाउंड is treated with excess silver nitrate gives 3 mole of silver chloride. इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट की जो 3 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, यानी जो 3 आयनाइजेबल वैलेंसी है, वो 3 क्लोराइड आयन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी प्राइमरी वैलेंसी दे रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो 3 क्लोराइड आयन है वो आयनाइजेशन स्फीयर में होंगे. क्यों? क्योंकि वो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के दे रहा है. 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के हमें तभी मिलेंगे जब यहां पर तीनों क्लोराइड आयन आयनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. और क्योंकि 6 उसके अमीन मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो तीनों, वो 6 के 6 अमीन मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, लिगेंड्स की फॉर्म में, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे. और जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स का ये हो जाएगा. यहां पर क्योंकि जो 6 अमीन मॉलिक्यूल हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अमीन मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्योंकि ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं. और 3 क्लोराइड आयन जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि आयनाइजेबल होते हैं, इसलिए इनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्ट्रक्चर आ जाएगा ये. यदि आपको सेकंड कंडीशन दी है कि जब आप कंपाउंड को एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. अब यहां पर यह बात तो क्लियर है कि कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, लेकिन आपको सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल मिल रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड कितना आएगा, 2 आएगा. तो यानी लेकिन प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, उसकी 3 है. तो 1 क्लोराइड आयन फिर कहां गया, दैट विल सेटिस्फाई द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसी. यानी अब जो प्योर सेकेंडरी वैलेंसी यानी अमीन के मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, 5 हो जाएंगे. सो दैट टोटल सेकेंडरी वैलेंसी रिमेन्स 6. And because the 2 chloride ion is in the ionization sphere, so that is why it will give only the 2 mole of silver chloride. यहां पर ये जो क्लोराइड आयन होता है ये इसका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, यानी ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे हो जाएगा इसका, ये 5 अमीन मॉलिक्यूल हैं जो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये 2 क्लोराइड आयन हैं जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन ये जो क्लोराइड आयन है जिसको डॉटेड और बोल्ड लाइन दोनों से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये हमें ड्यूअल कैरेक्टर देगा, यानी इस वैलेंसी का ड्यूअल कैरेक्टर होगा, यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है. अब तीसरी कंडीशन, यदि हमें केवल 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का मिलता है, इफ इट गिव्स ओनली 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इन दैट केस अकॉर्डिंगली केवल एक ही क्लोराइड आयन आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, तब 2 क्लोराइड आयन
क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसका ड्यूअल कैरेक्टर होगा। और अमीन मॉलिक्यूल जो प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले हैं वो 4 रह जाएंगे। यानी अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप से होगा, कोबाल्ट, यहां पर 4 अमीन हो गए जो प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एक क्लोरीन ऐसा है जो प्योरली आयनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 क्लोराइड ऐसे होंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। यदि आपको कंडीशन दी गई है कि नन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड मोल इज फॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट, यदि कोई भी सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, इन दैट केस क्या होगा, फोर्थ कंडीशन, इफ नो सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। लेकिन हमें पता है कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी तो 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो तीनों क्लोराइड होंगे वो क्या करेंगे, ड्यूअल कैरेक्टर शो करेंगे, और अमीन अंदर कितने रह जाएंगे, एज ए लिगेंड 3 मॉलिक्यूल रह जाएंगे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 6 हो गई। और यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा 3 अमीन मॉलिक्यूल जो प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 3 क्लोराइड जिनका ड्यूअल कैरेक्टर है, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से वर्नर थ्योरी को हम कोई और भी एग्जांपल लेकर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबी थ्योरी भी कहते हैं। जो लिमिटेशंस वर्नर थ्योरी के थे, यानी वर्नर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, it should not explain कि why the shape of the complex is fixed। उनको एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी दैट इज वीबी थ्योरी कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। ये जो वीबी थ्योरी है ये कुछ एक सर्टेन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। वो बेसिक पॉइंट्स क्या है, हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है they are formed by the donation of electron pair by the ligand to the central metal ion। यानी ligand के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जाता है सेंट्रल मेटल आयन को, जिससे मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है। अब ligand ने तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, क्या मेटल आयन के पास भी उनको अकोमोडेट करने के लिए जगह है? सो सेकंड पॉइंट है, in order to accommodate these donated electron pairs, the metal ion must have the vacant orbital। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि वो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सके, और जिसकी वजह से वो जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जो वेकेंट ऑर्बिटल में मिलेंगे हमें, वो फिर हाइब्रिडाइज्ड करते हैं। नाउ कई बार क्या होता है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले सेंट्रल मेटल आयन को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना पड़ेगा। सो प्रायर टू द बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले समटाइम्स कुछ अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ n-1 d ऑर्बिटल्स ताकि वेकेंट हमें मिल जाए, और ये वही वेकेंट ऑर्बिटल है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करनी है, और उन्हीं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड्स ने ओवरलैप करके मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाना होता है। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं मेटल आयन के, ये क्या करते हैं, ओवरलैप with those of the ligands, ये ligands के साथ ओवरलैप करते हैं to form the metal ligand bonds। अब यदि जो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल मेटल आयन की sp3d2 होगी या d2sp3 होगी,
ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि sp3d2 जो होती है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाती है और d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल आयन की sp3d2 हो या d2sp3 हो तो जो शेप होगी कॉम्प्लेक्स की वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और यदि सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइज कर रहा है dsp2 में तो शेप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्क्वायर प्लेनर होगी जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और यदि सेंट्रल मेटल आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे रहा है तो जो कॉम्प्लेक्स की शेप होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के बेस पर अब हमें क्या करना है, हमने कुछ एक कॉम्प्लेक्स आयन हमें दिए हुए होंगे, उस कॉम्प्लेक्स आयन के सेंट्रल मेटल आयन की हमने हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करनी है, जिसके बेस पर हमने शेप बतानी है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर एसेस करना है। तो आइए फिर वीबी थ्योरी पर बेस्ड ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है के मैग्नेटिक बिहेवियर को और उसकी शेप को डिटरमिन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक तो हम बात करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरे टाइप के होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहली बात तो हम बात करेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। वीबी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्रायर टू द बॉन्ड फॉर्मेशन सम ऑफ द n-1 unpaired d electrons pair up so that some of the orbitals becomes vacant. So ऐसे complex in which the inner n-1 d orbitals undergo hybridization, those are called as a inner orbital complex। जिनमें इनर n-1 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनको हम हाइपरलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हाइपरलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन क्यों बोलते हैं वो जब हम इसका एक एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सपोज कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ FeCN6 3 negative ion, that is ferricyanide ion। वीबी थ्योरी की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सबसे पहले जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर ध्यान होने चाहिए। यहां पर आयरन 3D सीरीज का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है आयरन का 26, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑर्गन 18 3d6 एंड 4s2। यहां पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 3, यानी आयरन +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जब ये +3 में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले 2 आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और एक 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, यानी d में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और जो s है वो वेकेंट हो जाता है। नाउ क्योंकि अब साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, दैट इज व्हाई इट विल पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन so that
the two orbitals of the d becomes vacant. So it will undergo the d2sp3 hybridization and the electron from the unpaired electron from the d gets pair up. ये यहां पेयर अप हो गया, ये यहां पेयर अप हो गया और ये एक अनपेयर्ड रहा. उसके बाद 4s एंड देन 4p. ये भी क्या है हमारे पास? वेकेंट ऑर्बिटल है. नाउ दीज d2 एक s और p के 3 ऑर्बिटल्स they will undergo hybridization to form d2sp3 hybrid orbitals. अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो लीगेंड्स हैं 6 साइनाइड आयन वो ओवरलैप करके 6 मेटल लीगेंड बॉन्ड बनाएंगे. नाउ बिकॉज it will have the central metal ion have d2sp3 hybridization. That is why the shape of the complex is octahedral. And the central metal ion, because now only have the one unpaired electron, that is why it is paramagnetic in nature. इसलिए इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. अब क्वेश्चन ये था कि इन कॉम्प्लेक्सेस को, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनको लो स्पिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें या तो बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं. इसलिए क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, इसलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है फेरोसाइनाइड आयन यानी FeCN6 4 नेगेटिव आयन, दैट इज फेरोसाइनाइड आयन. यहां पर अगेन आयरन एटॉमिक नंबर 26 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन 3d6 एंड 4s2. अब यहां पर जो आयरन है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. दैट इज वाई आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, इसलिए D में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. यहां पर 4s आ गया और ये था 3d. नाउ क्योंकि अगेन साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट इज व्हाई इट विल पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज फुली एज पॉसिबल सो दैट एटलीस्ट 2d ऑर्बिटल्स बिकम्स वेकेंट. तो इसलिए क्या हो जाएगी? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे? पेयर अप कर जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप कर जाएगा, तो D हमारे पास D के 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट रह गए एंड द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स d2sp3. क्योंकि अगेन यहां पर इनर n-1d ऑर्बिटल, इनर का मतलब क्या है? आउटर शेल हमारा 4th है, बट जो d ऑर्बिटल हमने कौन सा लिया? 4th से 1 इनर, दैट इज n-1d. That is why they are called as the inner orbital complex. Because अब यहां पर जो 6 ये आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिले हैं, इन 6 के साथ 6 साइनाइड आयन ओवरलैप करके 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं. So the hybridization of the central metal ion is d2sp3, that is inner orbital complex. So the complex shape of the complex is octahedral, and because
this metal ion do not have any unpaired electron, that is why it is diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि फेरिसाइनाइड आयन जो हमने पहले किया था और फेरोसाइनाइड आयन, बोथ आर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बट वन इज पैरामैग्नेटिक जो हमने पहले किया था फेरिसाइनाइड आयन, एंड अनदर इज डायमैग्नेटिक. एक्सप्लेन. तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि जो फेरिसाइनाइड आयन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट जो फेरोसाइनाइड आयन होता है दैट बिकम्स डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स दूसरे टाइप के होते हैं जिनको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या जिनको हम कहते हैं हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स. ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड्स देते हैं. सबसे पहले बात करेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कि व्हेन आउटर एंड डी ऑर्बिटल्स are involved in a hybridization, then the complex so formed are called as a outer orbital complex. जब आउटर एंड डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकते हैं, तब जो आउटर शेल के एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया जाता है. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इनको हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. एग्जांपल लेते हैं. सपोज कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव आयन. यहां पर हमें पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, सो कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स ऑर्गन 3d7 4s2. यहां पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो इसलिए कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 में हमें कोबाल्ट +3 आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी. +3 आयन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव हो जाएगा. सो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3d6 and 4s and 4p now remains vacant. अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हैलाइड आयंस होते हैं दे विल प्रोवाइड द वीक फील्ड लिगेंड्स. दे आर द वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड प्रोवाइड करते हैं. सो they are not able to pair up the unpaired electron. वैसे तो देखने में हमें लग रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप कर जाएंगे, डी के 2 वेकेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा. फ्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड है, इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप नहीं कर सकता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, इसलिए 6 ऑर्बिटल्स तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए. तो फिर क्या होगा, एक s और 3p with that of the 2 4d orbitals are involved in the hybridization. So the hybridization now becomes sp3d2 hybridization. क्योंकि यहां पर d आउटर मेन शेल का आउटर यानी 4d के इन्वॉल्व हैं 2 ऑर्बिटल्स, इसलिए इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. And so now the hybridization becomes sp3d2 hybridization. अब इन 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 6 फ्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, यानी मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे. सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम बिकम्स sp3d2 and the complex becomes octahedral
because these complexes have the large number of the unpaired electron, so they are also called as the high spin complex. And because of the availability of the unpaired electrons, these complexes are paramagnetic in nature. इसलिए जो complexes होंगे ये paramagnetic nature के होंगे। वीवी थ्योरी में अब हम ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और दूसरे होते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जिनका जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक टेट्राअमीन 2 पॉजिटिव आयन। हमें पता है जिंक का जो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ऑर्गन 18 एंड 3d10 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का हमें पता है अमीन 0 होता है, तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है 2। तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर शेल के थे वो रिमूव हो जाएंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10 4s2 एंड 4p। 4s वेकेंट है, 4p वेकेंट है, और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ क्योंकि अमीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, वैसे भी यहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, दैट इज व्हाई इट विल अंडरगो द sp3 hybridization, एंड सो दैट द कॉम्प्लेक्स जो शेप होगी कॉम्प्लेक्स की वो रहेगी टेट्राहेड्रल, बिकॉज एक s का और 3 p के ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड करते हैं। अब इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 4 अमीन के मॉलिक्यूल मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, शेप हो गई टेट्राहेड्रल, एंड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसी तरह से यदि हम एक एग्जांपल और स्टडी करें, दैट इज निकल टेट्राक्लोरो 2 नेगेटिव आयन। अब हमें पता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये शुरू होता है 21 से और अप टू 30 तक ये 3D सीरीज जाती है जो आप लोगों को लर्न करनी होती है। अब यहां पर 25, 26, 27 और निकल का हो गया एटॉमिक नंबर 28। तो निकल 28 एटॉमिक नंबर में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8 4s2। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का 2, तो इसलिए निकल 2 पॉजिटिव आयन में कॉन्फ़िगरेशन हमें देगा 3d8। ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 4s वेकेंट हो गया और 4p वेकेंट हो गया। अब हमें देखने पे तो लग रहा है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर सकता है, d का एक खाली भी हो सकता है, तो शायद हो सकता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, बट नहीं। क्यों? क्योंकि हैलाइड आयन क्या होते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं,
they are not able to pair up the unpaired electron. That is why it will undergo the sp3 hybridization. यानी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन d का पेयर अप नहीं कर पाएगा और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और क्योंकि यहां आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, दैट इज व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब इसका एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं हम। फॉर एग्जांपल वी हैव निकल टेट्रासाइनाइडो एंड 2 आयन, ये कॉम्प्लेक्स है। अब हमें पता है निकल एटॉमिक नंबर 28 है, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑर्गन 3d8 एंड 4s2। बट यहां निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इसलिए निकल डाई पॉजिटिव आयन में कॉन्फ़िगरेशन हमें देगा 3d8, 4s रिमूव हो जाएगा, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे आउटर शेल से क्योंकि निकल डाई पॉजिटिव आयन है। और यहां पर s वेकेंट हो गया और p वेकेंट है। अब क्योंकि साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट इज व्हाई इट कैन बी एबल टू पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल अंडरगो द dsp2 hybridization because one electron from the 3d gets pair up। ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप कर जाएगा और जिससे एक ऑर्बिटल d का वेकेंट हो जाएगा, so that it will undergo dsp2 hybridization। अब इन 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 4 साइनाइड आयन मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड सो द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिकम्स स्क्वायर प्लेनर बिकॉज it do not have any unpaired electron, that is why it is diamagnetic in nature।